अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप रजिस्टर करवा रहे हैं या आपने करवा ली है, उसके बाद जो कंप्लाइंसेस होते हैं वो सुन लीजिए। सबसे पहले आपको उसको फुल अकाउंटिंग करनी है। फुल अकाउंटिंग का मतलब है टैली, बीजी, किसी भी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपर प्रिपेयर करनी है। सेल की एंट्री भी होनी चाहिए, परचेज़ की एंट्री भी होनी चाहिए, कैश की एंट्रीज भी होनी चाहिए, बैंकिंग एंट्रीज भी होनी चाहिए। प्रॉपर एक बैलेंस शीट बनेगी एक फाइनेंशियल ईयर को क्लोज होने पर 1 अप्रैल से 31 मार्च 2000 जो भी ईयर होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च को जो भी क्लोजिंग होगी, हर साल की बुक्स प्रिपेयर होगी। बुक्स प्रिपेयर होने के बाद बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट बनने के बाद आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाना है, वो इसका ऑडिट करेगा। ऑडिट का मतलब होता है सारी बुक्स को चेक करेगा वेदर आपने सारी ट्रांजैक्शन सही चढ़ाई है या नहीं चढ़ाई, सारी बुकिंग एंट्री ओके है कि नहीं है, आपकी जो बुक्स है जीएसटी रिटर्न से मैच कर रही है कि नहीं कर रही, आपकी बैंकिंग स्टेटमेंट प्रॉपर मैच है। मतलब हर तरीके से वो कंप्लाइंसेस को चेक करेगा। कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते हैं या डायरेक्टर से लोन नहीं ले सकते हैं, किसी और को लोन नहीं दे सकते, किसी और से लोन नहीं ले सकते, ऐसे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लोन्स के प्रोविजंस होते हैं, वो चेक किया जाएगा। और भी होते हैं बहुत सारे प्रोविजंस, ठीक है ना, जिसमें आपको कंप्लाइंस करने की बोर्ड मीटिंग 4 होनी चाहिए मिनिमम एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सारे प्रोविजंस, अगर कोई शेयर ट्रांसफ़र हुआ तो शेयर सर्टिफिकेट होने चाहिए। ऐसे बहुत सारे और भी प्रोविजंस होते हैं, ठीक है ना, जिसमें वो सारे कंप्लाइंसेस को चेक करेंगे कि आपने सारे कंप्लाइंसेस को प्रॉपर्ली फॉलो किया है कि नहीं किया। फिर अपनी स्टैम्प और साइन लगाएंगे उसके ऊपर। पहला काम ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट होने के बाद आपको इसकी एनुअल कंप्लाइंसेस फॉलो करने हैं। एनुअल कंप्लाइंसेस में क्या होता है, आपको कंपनीज एक्ट के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को अपनी कुछ फाइलिंग भेजनी होती है, जिसमें मेजरली 2 फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहले होता है एक AOC4, एक होता है MGT7 और 7A, ठीक है ना। MGT7 7A/ दोनों सेम ही फॉर्म है। एक छोटी कंपनी पे एप्लीकेबल होता है 7A, बड़ी कंपनीज पे 7 एप्लीकेबल होता है। तो आपको ये दोनों फॉर्म्स को हर साल फाइल करना मस्ट है। एक और भी फॉर्म्स होते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, जैसे शुरू में आपको ADT1 भी फाइल करना होगा ऑडिटर अपॉइंटमेंट के लिए। मतलब जो CA आपका साइन कर रहा है उससे पहले आपको उसको अपॉइंट करना होगा। अपॉइंट करने के बाद आपको एक फॉर्म MCA में फाइल करना होता है, जिसे बोलते हैं ADT1। और भी फॉर्म्स होते हैं DPT3। अगर आपने लोन ले रखा है डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स के रिलेटिव से, तो उस केस में एक DPT3 जाता है जो नॉन डिपॉजिट्स के अंदर आता है। अलाउड है डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन लेना। और जैसे आपने एडवांसेस ले लिया गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, वो भी अलाउड है, लेकिन आप पब्लिकली डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोविजंस होते हैं कुछ लोन से रिलेटेड, उसके लिए एक फॉर्म होता है DPT3, वो भी आपको एक एनुअली फाइल करना होता है। फिर एक फॉर्म होता है DIR KYC वेब, DIR की KYC फॉर्म या वेब, वो भी आपको एनुअली फाइल करना होता है। वो जो डायरेक्टर्स होते हैं उसकी KYC के लिए होता है, जो आपको एनुअली अपडेट करना है। तो ये 4-5 फॉर्म्स होते हैं जो मेजरली जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है। बाद में कंपनी सेक्रेटरी की भी आप प्रैक्टिस सर्विसेज ले सकते हैं। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं करवाना तो कंपनी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड होते हैं इसमें, लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी स्पेशलिस्ट होते हैं, वो भी करते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की पहले ऑडिट होगा, पहले बुक्स बनेगी, फिर ऑडिट होगा, फिर ये एनुअल फाइलिंग्स होगी, और इनकम टैक्स रिटर्न तो मस्ट है। तो ये सारे के सारे कंप्लाइंसेस आपको करने ही करने पड़ेंगे। अगर आपने कोई भी बिजनेस नहीं करा तब भी करने हैं, तब भी सारे के सारे फॉर्म जाएंगे। DPT3 नहीं जाएगा। DPT3 तभी जाएगा जब कोई ट्रांजेक्शन होती है या क्लोजिंग बैलेंस में वो बैलेंसेस खड़ा होता है, तो DPT3 नहीं जाएगा। और ऑडिटर अपॉइंट का ऑडिटर जो अपॉइंटमेंट होती है वो 5 साल के लिए एक बार हो जाती है। एक बार 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हो जाती है, फिर 5 साल तक आपको ADT1 भरने की जरूरत नहीं है। जो हर साल कंपलसरी हर साल जाने ही जाने हैं वो है AOC4, MGT7 और आपका DIR KYC फॉर्म। ये 3 फॉर्म तो मस्ट है, जो हर साल जाएंगे, कोई ट्रांजेक्शन करो या ना करो। अगर लोन की ट्रांजेक्शन है, क्लोजिंग बैलेंस में लोन खड़ा हुआ है, तो DPT3 जाएगा। और इसके अलावा आपने ऑडिटर को अपॉइंट करना है या रीअपॉइंट करा है, 5 साल कंप्लीट हो गया, तो ADT1 फिर से जाएगा। ऐसे ऑडिटर को रिज़ाइन करा है, ठीक है, तो ADT2 भी जाता है। ऑडिटर ने हमने निकाल दिया उसको, ADT3 जाता है। ऐसे कुछ प्रोविजंस होता है। अगर हमने निकाल दिया ADT2 होता है, अगर ऑडिटर रिज़ाइन करा तो ADT3 होता है। तो इस तरीके के कुछ प्रोविजंस होते हैं जो आपको हर साल एनुअली फॉलो करने हैं। मिनिमम कॉस्ट, अगर आपने कोई भी बिजनेस नहीं करा तब भी 5,000 रुपये का मिनिमम, 5 से 7,000 रुपये मिनिमम आना ही आना है। ये मैं बिल्कुल चीपेस्ट रेट बता रहा हूँ। ये बिल्कुल न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, काम लेने के लिए आपसे काम ले लिया तो 5-7 हज़ार रुपये का होगा। नहीं तो मिनिमम ये 8-9 हज़ार रुपये से बेस्ट रेट है। ये एवरेज रेट जो मार्केट का 8 से 10 हज़ार रुपये खाली बैलेंस शीट का जाएगा। आपने कुछ भी नहीं करा, सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, एज इट इज़ पड़ी हुई है बैलेंस शीट, तब भी आपको ये फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे। अगर हम ना फाइल करें, ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसके बहुत ही मेजर कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर आपने 3 साल तक एनुअल फाइलिंग नहीं करी अपनी कंपनीज एक्ट की, सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उस कंपनी के, वो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। अगले आने वाले 5 साल तक किसी भी कंपनी में वो डायरेक्टर नहीं बन सकते हैं, उसके बाद वो डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे। दूसरा, गवर्नमेंट आपके ऊपर पेनल्टीज़ भी लगा सकती है। तीसरा,
आपकी कंपनी के अंदर जो भी एसेट्स होंगे हो सकता है कि आप उनको यूज़ ना कर पाओ उसके बाद। जैसे प्रॉपर्टी समझ लो जी, आपने कोई परचेज़ कर ली कंपनी के नाम पे और आपने फाइलिंग ही नहीं करी है, तो कंपनी बंद हो सकती है। और अगर कंपनी बंद होगी तो वो प्रॉपर्टी भी कंपनी के साथ ही बंद हो जाएगी। आपको उसको निकलवाने के लिए कंपनी को फिर से रिवाइव करवाना पड़ेगा, जो बहुत ही मेजर एक्सपेंस हो सकता है। तो अपनी एनुअल फाइलिंग को कंप्लीट रखिए, कंप्लाइंसेस को कंप्लीट रखिए। अगर आपको लगता है कि आपको पैव लिमिटेड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसे क्लोज़ कर दीजिए। तो ये एनुअल कंप्लाइंसेस हैं, तो क्लोज़ करने में भी चार्जेस बहुत अच्छे हैं। स्ट्राइक ऑफ के फॉर्म जाते हैं तो मिनिमम गवर्नमेंट की फ़ीस जो होती है इसमें 10,000 रुपये तो गवर्नमेंट की फ़ीस ही होती है। बाद में आपसे जो सीए होंगे वो भी चार्जेस लेंगे। सीए 15 से 20,000 रुपये, 25,000 रुपये ऐसे चार्ज कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैसी है कैसी नहीं है। उसके कुछ प्रोविजंस भी है जिसकी बेसिस पे ही स्ट्राइक ऑफ हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकती है। तो ऐसे कुछ प्रोविजंस है। अगर आपको कोई और क्वेरी है, आपको लगता है कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर, तो प्लीज़ कमेंट ऑन दिस टॉपिक। मैं आपको उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। थैंक यू।